हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है अंशों का वैधानिक हस्तांतरण या अनिवार्य हस्तांतरण। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में बेसिकली जो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है। इसके पहले वाली वीडियो भी मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने बताया था अंश स्थानांतरण का महत्व, जो एग्जाम में 2 बार पूछा गया, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 5 बार पूछा गया। यानी कि देखो यहाँ पे 2020, 2021 और 2022 में पूछा गया था और इसका जो सेकंड पार्ट है वो 2018 और 2022 में पूछा गया था। यानी देखा जाए तो इस चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन है जिसमें से तीन के तीनों क्वेश्चन कभी ना कभी घूम फिर के आते ही आते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझना कि ये कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सॉरी, सॉल्व मतलब कैसे इसका आंसर याद करो, कैसे इसको लिखोगे। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे, समझते हैं कि वैधानिक स्थानांतरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैधानिक का मतलब क्या है। देखो, जहां पे भी वर्ड वैधानिक आता है तो बेसिकली वो डिनोट करता है कानून को। किसको डिनोट करता है? कानून को। यानी वो बात करता है कानून की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जब कानूनी रूप से, ध्यान से सुनना, जब कानूनी रूप से अंश किसी और को देना मजबूरी बन जाए, या यूं कहो अंश जो है किसी और के हाथ में जाना जरूरी बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैधानिक स्थानांतरण कहते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। जो जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनोगे तो आपको याद आसानी से हो जाएगा और साथ ही साथ मेरे साथ मन में रिपीट करते रहना, क्योंकि मैं जब चीजों को एक्सप्लेन करता हूं तो मैं उसको 1 से 2 बार रिपीट करता हूं। तो उन चीजों को तुम भी साथ में रिपीट करो। ठीक है, तो फटाफट याद हो जाएगा। स्पीड में बढ़ा के देख लो। ये क्वेश्चन लगभग कंफर्म ही मान के चलो कि लगभग चांसेस है आने की। ठीक है, तो मैं वापस कहता हूं कि वैधानिक का मतलब क्या होता है? कानून। और कानून का मतलब क्या है कि जब कानूनी तौर से ये जरूरी हो जाता है कि जो तुम्हारे पास शेयर है वो किसी और के पास चले ही जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैधानिक स्थानांतरण कहते हैं। जो बेसिकली यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जब कानून के द्वारा अनिवार्य रूप से अंशों की मालिकी का अधिकार बदला जाए, यानी कि एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास चला जाए। मतलब जैसे मान लो कोई मिस्टर ए है, उसके पास से बी के पास चला जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे? वैधानिक स्थानांतरण कहेंगे। राइट, ये आपका सामान्य अर्थ में है, सामान्य परिभाषा है। लेकिन अगर इसकी अर्थ की बात करते हैं तो उसका अर्थ देखो क्या है। जब अंश का मालिकी हक, ध्यान से सुनना, जब अंश का मालिकी हक परिवर्तन अपने आप होता है। अपने आप वर्ड क्यों यूज किया है? इसमें कोई आता नहीं है करने के लिए, क्योंकि ये कानूनी तौर से अनिवार्य बन गया, तुमको करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब अपने आप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिवार्य कानूनी स्थानांतरण कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने आप, ध्यान से सुना, सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जो मालिकी हक है वो अपने आप परिवर्तन होता है। तो उसके क्या रीजन है? अगर वो रीजन आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी का आंसर आप अपने आप याद कर लोगे। यानी यहाँ पे जितने भी आंसर्स है उसका जो मेन टॉपिक है वो डिपेंड करता है तुम्हारी इस परिभाषा में। तो इसका रीजन क्या है वो तो यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है। क्या रीजन मेंशन किया है, थोड़ा ध्यान से देखना। इस तरह की स्थिति का निर्माण कब होता है? स्थिति का निर्माण जब अंशधारक की क्या हो? मृत्यु। ध्यान से सुना, यदि कोई व्यक्ति मर गया तो तुम्हें पता है, जैसे मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाता हूं, तुम्हारे आसपास तुमने देखा होगा किसी के मरने के बाद किसी की प्रॉपर्टी अपने आप दूसरे के नाम चली जाती है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी की मृत्यु होती है तब उसकी प्रॉपर्टी यानी उसके अंश किसी और को चले जाएंगे। अगर वो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है, दिवालिया का मतलब क्या है कि कानूनी तौर से वो अब किसी और से डील नहीं कर सकता है, तो अपने आप उसका जो शेयर है वो किसी और के हाथ में चला जाएगा। तीसरा है कि न्यायालय जब उस व्यक्ति को अस्थिर दिमाग का घोषित करे। अब अस्थिर का मतलब क्या होता है? तो अस्थिर का मतलब वो तेरे नाम मूवी में सलमान खान की स्थिति हो जाती है ना लास्ट में, वो वाली स्थिति, या तुम किसी को भी इमेजिन कर सकते हो जो तुम्हें लगता है स्थिर दिमाग का, सॉरी अस्थिर दिमाग का। तो अस्थिर का मतलब जो अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहा है, मानसिक तौर से वो इतना कहते हैं ना सही नहीं है कि वो अपने काम कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को हम अस्थिर दिमाग का कहेंगे। राइट, तो जब व्यक्ति अस्थिर दिमाग का हो जाता है तब हम क्या करते हैं? तब हमारी मजबूरी होती है कि उसके जो शेयर है या जो उसके अंश है वो कानूनी तौर से हम किसी और को दे दे। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? तो ध्यान से सुनना इस बात को। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि उस अंशधारी की मृत्यु हो जाए। दूसरा है कि न्यायालय जो उसे दिवालिया घोषित करे। तीसरा है कि न्यायालय उसे अस्थिर दिमाग का घोषित करे। क्लियर हुआ? इन तीनों में से अगर कोई भी घटना उपस्थित होती है तो अपने आप जो शेयर है उसका हस्तांतरण हो जाता है। इसी वजह से उसको कहते हैं कानूनी हस्तांतरण। क्लियर हुआ इतना? तो ये आपको याद रखना, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका। अब अगला जो मेन क्वेश्चन बनता है कि अंशों का वैधानिक या कानूनी हस्तांतरण संबंधी संयोग, इसके संयोग क्या है? कौन सी परिस्थिति में कानूनी हस्तांतरण अपने आप होता है? संयोग का मतलब यहाँ पे परिस्थिति से है। तो अगर परिस्थिति पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने स्थिति के बारे में आपको समझा दिया है।
राइट। और स्थिति कितनी है, 3 है। तो सवाल ये दोबारा क्यों दिया गया है, दोबारा इसलिए दिया है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली 3 स्थिति, एक मृत्यु है, एक दिवालिया है और तीसरा क्या है, आपका अस्थिर दिमाग। क्लियर है इतना? तो पहले बात आपका नहीं मतलब अस्थिर दिमाग। ओके, तो पहला क्या है, मृत्यु। तो मृत्यु में 2 बात याद रखनी, ध्यान से सुनना। ये जो पहला और दूसरा है, ये दोनों के दोनों मृत्यु में आएंगे। किस में आएंगे, मृत्यु में। थोड़ा ध्यान से सुनना, दोनों के दोनों मृत्यु में आएंगे। उसके बाद ये आपका दिवालिया और ये रहा आपका अस्थिर दिमाग। और पांचवा भी है, तो जो पांचवा भी है ये भी मृत्यु में ही आता है, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम ये चारों को कवर करते हैं। तो मृत्यु में 2 पॉइंट आएगा, एक वसीयतनामा भी न किया हो, और लेकिन सॉरी वसीयतनामा न किया हो लेकिन कानूनी उत्तराधिकारी हो। ध्यान से सुनना कि उस व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के पास अंश है, यानी जो अंशधारक है, उस व्यक्ति ने क्या किया, वसीयतनामा न किया हो लेकिन उसका कानूनी उत्तराधिकारी हो। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या है कि उसने ना तो वसीयतनामा किया था और ना ही कोई उसका उत्तराधिकारी है। मतलब उत्तराधिकारी का मतलब उसके आगे पीछे दाएं बाएं उसका कोई रिलेटिव नहीं है, राइट। और उत्तराधिकारी का मतलब उसके आगे पीछे दाएं बाएं कोई ना कोई उसका रिलेटिव है, चाहे हस्बैंड हो, सॉरी चाहे उसकी वाइफ हो, अगर लेडी है तो उसका हस्बैंड, और जेंट्स है तो उसकी वाइफ, बच्चे, ठीक है, या मम्मी पापा या चाचा चाची नाना नानी, कोई भी मतलब उसके आसपास है। क्लियर है इतना? अब उस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ठीक है, अंशधारक ने वसीयतनामा न बनाया, ध्यान से सुनना, अंशधारक ने वसीयतनामा न बनाया हो, तो उसकी मृत्यु हो, तब उसके कानूनी उत्तराधिकारी को वसीयत प्रमाण पत्र के आधार पर कानूनी अंश हस्तांतरण होता है। यानी कि जो उसका कानूनी उत्तराधिकारी होगा, ज्यादातर जैसे ये परिवार होता है उसका, उसका अपना परिवार, अपना परिवार में कौन आ जाता है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे आते हैं बेसिकली, राइट। तो उसके अपने परिवार के कानूनी जो उसके शेयर होते हैं वो अपने आप चले जाएंगे। कब, जब उसका उत्तराधिकारी हो। दूसरा पॉइंट है कि वसीयतनामा भी न किया हो, ध्यान से सुनना, दूसरा पॉइंट क्या है, वसीयतनामा भी न किया हो और उत्तराधिकारी भी न हो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि कई बार ऐसा बनता है कि अंशधारी ने वसीयतनामा नहीं किया हो और उसका उत्तराधिकारी भी न हो। तो अगर उसकी मृत्यु हो गई, मान लेते हैं वो मर गया, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे संयोगों में उसके अंशों का प्रबंध करने के लिए, यानी उसके जो अंश है उसको व्यवस्थित तरीके से कहीं ना कहीं देने के लिए क्या होगा, जो अदालत है वो एक प्रबंधकर्ता यानी प्रापक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिसीवर, की नियुक्ति करता है। ये जो प्रबंधकर्ता वर्ड है आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो ये जो हमारा अकाउंट का चैप्टर नंबर 6 होता है उसमें भी आता है, जो निवृत्ति और मृत्यु वाला चैप्टर है। तो प्रबंधकर्ता मेरे हिसाब से कोई नया वर्ड नहीं है, राइट, वो उसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो याद रखना है, प्रबंधकर्ता की नियुक्ति करता है, या इंग्लिश में उसको रिसीवर कहते हैं, ये दोनों वर्ड याद रखना। उसकी नियुक्ति करता है तो प्रबंधकर्ता को अंशों के लेन देन का क्या मिल जाता है, अधिकार मिलता है। क्लियर हुआ इतना? ध्यान से सुनना कि जब वसीयतनामा न हो, उत्तराधिकारी भी ना हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद ऐसे केस में अदालत क्या करती है, प्रबंधकर्ता की नियुक्ति करती है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, क्या वर्ड याद रखना है, कि प्रबंधकर्ता की नियुक्ति होगी। प्रबंधकर्ता की नियुक्ति कब होगी, जब उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए और उसका कोई उत्तराधिकारी न हो। क्लियर है? उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका अंशधारी दिवालिया हो, जो मैंने यहाँ पे बताया था, मृत्यु में 2 पॉइंट आ जाएंगे, दिवालिया में 1 आ जाएगा, राइट। तो दिवालिया में चलते हैं, क्या लिखा है कि अंशधारी को अदालत दिवालिया घोषित करे तब अदालत रिसीवर, देखो अभी इंग्लिश में आ गया ना, इसलिए मैंने बोला था कि आपको ये दोनों वर्ड याद रखना है, रिसीवर की नियुक्ति करती है। दिवालिया हुए व्यक्ति के अंश ऐसे रिसीवर के नाम पर परिवर्तित होते हैं, और इसके लिए रिसीवर को अदालत का नियुक्ति पत्र कंपनी के समक्ष पेश करना पड़ता है। अब देखो, कंपनी को सपना नहीं आएगा कि तुम्हारे नाम पे शेयर दे दिया गया है या तुम लीगल उसके रिसीवर हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो जो डॉक्यूमेंट तुम्हें अदालत की तरफ से दिया गया है, डॉक्यूमेंट का मतलब जो नियुक्ति पत्र तुम्हारे नाम पे बनाया गया है, वो तुम्हें कंपनी के समक्ष क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। तो इतना याद रखना है कि जो रिसीवर होता है उसको नियुक्ति पत्र कंपनी के समक्ष क्या करना पड़ता है, पेश करना पड़ता है, तो अंश उसके नाम हो जाएंगे। ये है आपका थर्ड पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट है अंशधारी अस्थिर दिमाग का हो, ध्यान से सुनना, अंशधारी क्या हो अस्थिर दिमाग का हो। अस्थिर का मतलब मैंने क्या बताया कि जब वो दिमागी तौर से इतना काबिल ना हो कि खुद वो सारे डिसीजंस ले सके, राइट। कभी कभार ऐसा होता है, कोई केस हो जाए, मान लो बेचारा बीमार हो गया, कुछ हो गया उसको, राइट, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो अदालत क्या करती है, ऐसे केस में उसके लिए अभिभावक या ट्रस्टी की नियुक्ति करती है। याद रखना, इसके इसके पहले दोनों पॉइंटों में ध्यान से सुनना, इसके पहले दोनों पॉइंट में प्रबंधकर्ता और रिसीवर यानी कि सेम वही पॉइंट का आया था, लेकिन अस्थिर दिमाग वाले में किसकी नियुक्ति की जाती है, अभिभावक या ट्रस्टी की। ये एमसीक्यू में भी बन जाता है कि अस्थिर दिमाग के लिए किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, तो याद रखना, अभिभावक या ट्रस्टी की नियुक्ति की जाती है। और इस प्रकार के अभिभावक या ट्रस्टी अदालत का नियुक्ति पत्र कंपनी में प्रस्तुत करता है, और उसके पश्चात ऐसे ट्रस्टी अभिभावक के नाम पर स्थानांतरित हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे बात लिखा गया वही बात लिखा गया है, बस स्टार्टिंग का मेन वर्ड आपको याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी 5वां नंबर, एकल व्यक्ति
कि कंपनी में संबंधित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मान लो जो एकल व्यक्ति है कंपनी का और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, एकल व्यक्ति की कंपनी में, यानी एकल व्यक्ति है, अगर एकल व्यक्ति वाली कंपनी है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जिस व्यक्ति को उसने उत्तराधिकारी बनाया होता है उसकी पहचान करके कंपनी मृत्यु पाने वाले अंश उत्तराधिकारी को स्थानांतरण करती है। यानी याद रखना है कि अगर एकल व्यक्ति वाली कंपनी है और उसकी मृत्यु हो गई है, तो कंपनी का सीधा रूल है, जब एकल व्यक्ति वाली कंपनी बनती है तो उसका नियम है कि जब वो कंपनी शुरू करता है तो उससे पहले उससे एक अपना उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति को उसने उत्तराधिकारी बनाया होगा, कंपनी उसकी पहचान करके उसके सारे शेयर उसके नाम कर देगी और अंशों पर मिलने वाला डिविडेंड या लाभ जो भी होता है वो कानूनी तौर से उसी को मिलेगा। और इस प्रकार का प्रतिनिधि कंपनी की आयोजित सभा में भाग नहीं ले सकता है। बस याद रखना है कि वो कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है वो असली मालिक नहीं है, वो प्रतिनिधि था, उसको बाद में शेयर दिया गया है, इसी वजह से वो सारी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ना ही वो अधिकारों का उपभोग कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इसके पहले कहीं नहीं लिखा था, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उत्तराधिकारी बनाया भी जाता है किसी व्यक्ति को तो वो शेयर का डिविडेंड लेगा, लेकिन उसका जाके अधिकार वहां पे नहीं दिखा सकता है और ना ही जो सभा होने वाली है उसमें जाके वो बैठ सकता है। क्लियर इतना? तो ये आपके टोटल 5 संयोग है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए अच्छे से याद रखना। 5 पॉइंट क्या मैंने क्या बोला? मृत्यु, राइट, दिवालिया और अस्थिर। तो मृत्यु में कितने पॉइंट है? 2। वसीयतनामा न किया उत्तराधिकारी हो, और वसीयतनामा न किया उत्तराधिकारी भी ना हो। और लास्टवा जो 5वां पॉइंट है, देखो मैंने जो जैसे बोला वैसे ही याद रखना। ऊपर में मैंने पढ़ा दिया था कि मृत्यु, दिवालिया और अस्थिर, मृत्यु में कितने पॉइंट आ जाते हैं? 2 पॉइंट, राइट। और लास्ट में तुम्हारा एकल व्यक्ति की मृत्यु की बात है। क्लियर हुआ इतना? तो ये 5 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, अंशों की अनिवार्य स्थानांतरण विधि, कि अंशों का जो अनिवार्य रूप से स्थानांतरण करना पड़ता है उसकी विधि क्या है। तो विधि की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कंपनी को क्या देना पड़ता है? जानकारी देना पड़ता है, क्योंकि कंपनी को सपना नहीं आएगा किसी भी बात का कि अंश को स्थानांतरण करना है, तो उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है। वो भी हमारे जैसे ही है, उनको बताना पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा मामला हुआ है, आप शेयर को ट्रांसफर कर दो। तो सवाल है उनको क्या जानकारी दोगे? तो उनको 3 बातों की जानकारी दोगे। पहला, अगर मान लो किसी की मृत्यु हो गई, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, दिवालिया हो गया तो दिवालिया की जानकारी, अस्थिर दिमाग क्या होगा तो अस्थिर दिमाग की जानकारी। ठीक है, क्लियर है? तो 3 बातें आएंगी। पहला किसकी जानकारी? मृत्यु की जानकारी। दूसरा दिवालिया की जानकारी, और तीसरा अस्थिर दिमाग की जानकारी। क्लियर हुआ इतना? तो याद रखना है कंपनी को जानकारी देने में कितने पॉइंट है? 3 है। और तीनों में कौन से 3 मुद्दे हैं? वही 3 मुद्दे जो हमने परिभाषा में देखा, मृत्यु, दिवालिया और अस्थिर दिमाग। अब मृत्यु के अंदर ध्यान से देखोगे तो 2 पॉइंट है। अब सवाल ये 2 पॉइंट क्या है, कैसे याद करोगे? तो थोड़ा देखो। अंशधारी की मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी या जो कानूनी प्रतिनिधि हो उससे सदस्य की मृत्यु की जानकारी कंपनी को देनी पड़ती है। यानी जो पहला ऑप्शन है इसको हम मान के चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जो पहला ऑप्शन है उसमें मान लो कि एक मिस्टर ए था, उसने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, लेकिन इसकी क्या हो गई है? मृत्यु। तो जब इसकी मृत्यु हो गई है तो अदालत ने क्या किया होगा? एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी। ठीक है, अब उत्तराधिकारी नियुक्त किया होगा, क्या कंपनी को सपना आएगा? नहीं। तो कंपनी को जाके ये इन्फॉर्म करेगा, किसको इन्फॉर्म करेगा? कंपनी को। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कंपनी को ये क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा, यानी कंपनी को जानकारी देगा। ये पहला पॉइंट है। क्लियर हुआ इतना? अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है ये शॉर्ट में याद रखना, ज्यादा समझ में आएगा। मिस्टर ए था, उसकी मृत्यु हो गया, नहीं जो अंशधारी था उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके अदालत के द्वारा नियुक्त किए गए उत्तराधिकारी को कंपनी में जाके यानी कि जो सदस्य है, जिस जो व्यक्ति है उसको कंपनी में जाके मृत्यु की जानकारी देनी पड़ती है। समझ में आया? अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में लिखा है कि संयुक्त अंशधारक के संयोगों में, यानी जो संयुक्त अंशधारक का मतलब होता है कई लोगों ने मिल के लिया। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो यहाँ पे मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, राइट, 3 लोगों ने, चलो एक और बना दिया मिस्टर डी, इस तरह से 4 लोगों ने मिलकर शेयर खरीदा था। तो इसमें क्या होगा? प्रथम अंशधारक की मृत्यु हो, मान लो जो ए है, ध्यान से सुनना, अब इसमें मान लो जो ए है वो मर गया, तो हो गया क्या? तब जीवित बचे हुए दूसरे अंशधारक, जीवित बचे दूसरे मतलब ये बाकी के या अन्य अंशधारक को स्वयं के नाम पर अंश परिवर्तन करने के लिए प्रथम अंशधारक की मृत्यु की जानकारी प्रमाण पत्र के साथ करनी होती है। यानी ए मर गया है तो तुम्हें पता है जब ए कोई मर जाता है तो उसका एक बनता है कागज, और वो बनता है मृत्यु प्रमाण पत्र। क्या बनता है? मृत्यु प्रमाण पत्र। तो ये बी और सी डी क्या करेंगे? ये मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे कंपनी में, और कंपनी को क्या करेंगे? वही बात फिर से इन्फॉर्म करेंगे कि भाई वो मर गया है, उसके नाम का जो शेयर है वो हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दो। क्लियर है? यानी जो नया डॉक्यूमेंट बनेगा वो किसके नाम का बनेगा? मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी के नाम का बनेगा, ना कि ए बी सी डी के नाम का। क्लियर हुआ इतना? तो ये 2 केस है, तो ये आपको दोनों केस याद रखना है। किसमें? मृत्यु में।
दिवालिया में ऐसा नहीं है। दिवालिया में सीधी सी बात है, अदालत के द्वारा दिवालिया घोषित हो तो उसके रिसीवर को कंपनी को बताना पड़ता है। तीसरे में है अस्थिर दिमाग का, तो अस्थिर दिमाग का भी मैंने बताया था, लेकिन याद रखना इसमें कौन आएगा, अभिभावक और ट्रस्टी। तो अभिभावक और ट्रस्टी को जो है वो कंपनी को उसकी नियुक्ति की जानकारी देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, शुरुआत में मैंने बता दिया कि कंपनियों को सपना नहीं आएगा, आपको जाके बताना पड़ेगा। क्लियर है इतना? तो पहला पॉइंट था मृत्यु की जानकारी देना। उसके बाद मृत्यु की जानकारी में तीन बातें हैं। अब तुमने जानकारी दे दिया तो कंपनी वाले ऐसे नहीं है कि तुमने इन्फॉर्म कर दिया, तुमने कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, डॉक्यूमेंट पहुंचा दिया तो नहीं वो फटाफट कर देंगे, नहीं। वो उसकी जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे? मालिकी हक की सत्यता की जांच करेंगे। क्या तुम ही वो व्यक्ति हो, क्या तुम ही हो जिसके बारे में कोर्ट ने बताया था, या कोर्ट तुम्हारे ही नाम पे ट्रांसफर किया, इसके बारे में जानकारी वो लोग इकट्ठा करेंगे। तो कंपनी को सदस्य की मृत्यु की, यानी मृत्यु, दिवालियापन और अस्थिर दिमाग संबंधी सूचना मिलने के बाद, जैसे ही उनको इस बारे में सूचना मिली है, अदालत ने जो हुक्मनामा दिया है, अधिकार पत्र दिया है, उसकी जांच करेंगे या सत्यता कंपनी द्वारा करनी होती है, यानी जाके वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। जब उनको जानकारी मिल गया और उनको ऐसा लगा कि सारी जानकारी क्या है, सही है, तो ऐसा होने के बाद वो क्या करेंगे, कंपनी के द्वारा नोटिस दिया जाएगा। यानी कि जो रिसीवर होता है या उत्तराधिकारी होता है, उसके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र या हुक्मनामा अधिकार पत्रों की जांच करने के बाद कंपनी को उपयुक्त दस्तावेज संतोषजनक लगी तो कानूनी प्रतिनिधि को क्या देनी पड़ती है, सूचना। यानी ये पूरी बात में सिर्फ एक ही बात बोली गई है कि उनको ऐसा लगे कि सब कुछ सही है, जो डॉक्यूमेंट है वो व्यक्ति के द्वारा जो दिया गया था, कौन से व्यक्ति के द्वारा, जो उसका प्रतिनिधि बनकर आया था, उत्तराधिकारी बनकर आया था, और उनको लगता है कंपनी को कि सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो इस बारे में उनको इन्फॉर्म कर देगा, भाई हाँ तुम्हारा डॉक्यूमेंट चेक कर लिया गया, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट सही है। और उसके बाद इस बात से लेके संचालक मंडल की सभा बुलाई जाएगी, उसमें ठहराव पारित किया जाएगा। ठहराव क्या पारित किया जाएगा? ठहराव ये पारित किया जाएगा कि अंश का जो है वो परिवर्तन हो चुका है, अब परिवर्तन पत्रक में सामने वाले के नाम को में चेंजेस करना है, राइट, यानी आवश्यक टिप्पणी की जानी है। और लास्ट है नया प्रमाण पत्र देकर रजिस्टर में टिप्पणी करना। नया प्रमाण पत्र देके जिस व्यक्ति को दिया गया है उसके बारे में, उसकी कि वो नया सदस्य बन गया है, उसके बारे में आपका जो रजिस्टर है उसमें लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अंश परिवर्तन का स्वीकृति ठहराव होने के बाद नए सदस्य का नाम रजिस्टर में लिखा या दाखिल किया जाता है और तैयार किया गया नया अंश प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने की सूचना देने वाला पत्र लिखा जाता है। सिंपल है। क्लियर हुआ इतना? तो ये है आपका पांचवा पॉइंट, नया प्रमाण पत्र देकर सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी करना। क्लियर है इतना? तो इसकी जो विधि है, विधि में भी पांच जानकारी है। पहला है कंपनी को इन्फॉर्म करना है, यानी कंपनी को जानकारी देना। जानकारी में तीन बातें, मृत्यु, दिवालिया और अस्थिर दिमाग का। जानकारी के बाद कंपनी इसकी जांच करेगी, यानी सत्यता की जांच करेगी। उसके बाद वो नोटिस देगी, किसको देगी? जो सॉरी जो प्रतिनिधि है उसको नोटिस देगी, और उसके बाद संचालक मंडल का ठहराव होगा। ठहराव होने के बाद सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी कर देना। क्लियर हुआ इतना? तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। बेसिकली ये दो अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेना। इसमें एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। एमसीक्यूज यानी ये जो डिफरेंस होता है ना, उसमें भी एमसीक्यूज बनता है। जैसे सवाल मान लो पूछ लेगा कि निम्न में इसमें क्या बोलते हैं, मान लो कि अब वैधानिक वाले में क्या प्रतिफल देना जरूरी होता है, तो इसमें प्रतिफल देना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि वो मरने पर ही तुम्हें मिला और ये बिक्री नहीं है। तो ये क्या होगा, जब तुम इसके बारे में डिटेल में पढ़े रहोगे ना, तो तुम्हारे लिए डिफरेंस समझना और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और इससे रिलेटेड जो 1 मार्क्स है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस क्लास को अच्छे से देख लेना, जो मैंने चीजें टिक करवाई इसको टिक कर लेना, और क्लास अगर अच्छी लगती है तो वही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग को जो सही लगता है वो कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हाँ कमेंट जरूर करना, जो भी अच्छा बुरा जो भी होता है। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से लिखना, फोड़ देना एग्जाम को, कहते हैं ना आग लगा देना, पेपर में नहीं आग करना है। हाँ, ऐसे मत करना कि माचिस लेके जाना, आग जला के भाग जाना, बोल देना सर ने हमें ऐसा बोला था। ऐसा बिल्कुल नहीं, अपने परफॉर्मेंस से आग लगानी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट कल के लिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।